हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। खैबर पुख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन में बदतरीन कारकर्दगी ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हिला के रख दिया है। इमरान खान की शदीद नाराज़गी की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनको शिकस्त हुई भी तो उनके शदीद मुखालिफ मौलाना फजल रहमान के हाथों, जिनकी जमात ने पेशावर मेयर की नशिस्त समेत 17 अजला में 21 तहसील कौंसलों पर कामयाबी हासिल की। 2013 इंतखाबात के बाद ये पहली बार हुआ कि PTI को खैबर पुख्तूनख्वा में इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा हुआ क्यों? फ़िलहाल तो पार्टी जो है खैबर पुख्तूनख्वा PTI वो मुख्तलिफ और मुतज़ाद जवाब भी पेश कर रहे हैं, लेकिन असल वजह जो है वो उस तहकीकात के बाद मालूम होगी, जिसको कराने का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर फैसला भी हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा महमूद खान की आज इमरान खान से मुलाकात हुई और शिकस्त की वजूहात पर बात भी हुई। ज़राए के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात के दौरान मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत करने पर कुछ अरकान पार्लिमान को चार्जशीट करने का भी फैसला किया गया है PTI के। इसके अलावा अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस देने, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले MPAs और MNAs के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हुआ है। इख्तलाफात, मौरूसी सियासत और सबसे बढ़कर PTI के लिए खतरे की घंटियां क्यों बजा रही है, खुद शौकत यूसुफजई और आतिफ खान साहब से सुन। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल। तो उस वजह से आप लोग खा रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है, महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती। हमने कैंपेन किया, जितना लोगों से सुना तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की बात कर रहे थे। वजूहात सिर्फ और सिर्फ महंगाई। अब एक तो आपने सुन लिया डिप्टी स्पीकर साहब को भी, दूसरी जानिब पार्टी में इख्तिलाफात भी किसी से ढके छुपे नहीं। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। पार्टी टिकट्स के मामले पर भी इख्तिलाफात सामने हैं। पार्टी टिकट की तकसीम भी शायद इसी बुनियाद पर की गई, जिसके बाद पार्टी चेयरमैन जो हैं वो खुद भी इस बात के मुखालिफ रहे हैं। कौन नहीं जानता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौरूसी सियासत के नाक़िद हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे खैबर पुख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत को डंके की चोट पर परवान भी चढ़ाया गया और हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला तो PTI के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। अगला मरहला भी जनवरी में आना है, जिसकी निगरानी अब खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। तो क्या बलदियाती इंतखाबात का अगला दौर PTI की जो हमें नज़र आई इन लोकल बॉडीज़ में गिरती हुई साख या जो नशिस्तें वो हारें, क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा और असल वजूहात शिकस्त की क्या हैं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान के एक पुराने और मोतमद साथी वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो आपके डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हैं। मर्दान 2013-18 में तकरीबन स्वीप किया था PTI में, वजह क्या बनी? आपको क्या लगता है कि क्या मर्दान के टिकट भी गलत दिए गए? महंगाई उसकी एक वजह थी? क्या वजह थी कि तकरीबन मर्दान से PTI का लोकल बॉडीज में हमने देखा कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया जब हम तहसीलों की बात करते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मेंबरान तो पास हुए हैं, लेकिन तहसील की सीटें तहरीक इंसाफ मर्दान से नहीं जीत सकी। मर्दान चूँकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो ज़ाहिर है पार्टी देख रही है, तो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेल्ड कर लेगी। मैं अमूमी बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की। मैं समझता हूँ कि 2-3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक इशू हो सकता है कि अगर किसी भी इलाके का सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का मेंबर देखें, वहाँ वो तहरीक इंसाफ के लीडर होते हैं, वो तहरीक इंसाफ को लेके चलते हैं। जैसे अगर 10 साल से कोई वहाँ MNA है या 8 साल से MPA है और वो वहाँ वर्क कर रहा है, तो ज़ाहिर वहाँ उसकी इनग्रेस होती है वर्कर लेवल तक, और वो पार्टी के लिए वहाँ पे जो विनर है वो वहाँ पे अपनी पार्टी का एक तर्जुमान होता है और वो सारी जो है एक विनिंग टीम लेके चलता है। तो अगर वहाँ उसको आप कंसल्टेशन में ना लें
या कंसल्टेशन में ले लें लेकिन उसकी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ करें, तो कोई भी जो MP या MNA है वो अपना हल्का तो हारना तो नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। और तहरीक इंसाफ ने जहाँ ये गलती हुई है कि लोकल पार्लियामेंटेरियन की कंसल्टेशन या नहीं हुई या कंसल्टेशन के बिल्कुल बरक्स काम हुआ है, टिकट दी गई है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो पार्लियामेंटेरियन की उस तरह से फिर सपोर्ट नहीं रहती। अगर मुखालिफ कैंपेन ना भी करे तो उस तरह से फिर दिलो जान से वो नहीं करता। तो कुछ तो केसेस ये हैं, कुछ केसेस ये भी हैं जहाँ अगर टिकट पार्लियामेंटेरियंस या लोकल MP MNA की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिए गए हैं और उन्होंने जाके मुखालिफ किसी कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, तो ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पार्टी से किसी वजह से नाराज़ भी हैं तो आपकी एफर्ट अगर पहले 100% है तो अभी 40-50% हो जाए, उसमें मार्जिन ऑफ एरर तो दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने मुखालिफ जमात के या आज़ाद कैंडिडेट को PTI जिसके पास बल्ले का निशान था, ये किसी भी जमात के लिए है, किसी भी जमात का सिटिंग MP MNA अगर अपनी पार्टी के निशान जिसको मिला है उसके ख़िलाफ़ अगर वो कैंपेन करेगा तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो बिल्कुल पार्टी मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ है। तीसरा, उसमें अगर आप देखें तो महंगाई का एक फैक्टर बहरहाल है। कहीं पे हम महंगाई वाले फैक्टर के बावजूद जीते हैं तो वहाँ इस बात का एहतमाल है कि वहाँ पार्लियामेंटेरियन और लोकल टिकट होल्डर जो है वो बाहम मशवरे से टिकट जब दिए गए पार्लियामेंटेरियन पेज पे था, तो वहाँ महंगाई वाला फैक्टर भी किसी ना किसी हद तक कवर हुआ। तो मुख्तलिफ अवामिल हैं, पार्टी लीडरशिप इसको देखेगी और जो गलतियाँ हुई हैं उसको दुरुस्त करेगी ताकि सेकेंड फेज़ में पख्तूनख्वा में और पंजाब में टिकटें सही मिलें और अच्छी कैंपेन हो। बहरहाल हार जीत जो है वो सियासत का हिस्सा है, गलतियों से सीखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा कि ये तो आपने 3 वजूहात गिनवाई, एक पार्लियामेंटेरियन से कंसल्टेशन नहीं की गई और मुझे तकरीबन हर एक हल्के का पता है कि किस किस MNA MPA से कंसल्टेशन नहीं की गई। तो जो पार्टी मेरिट पे टिकट नहीं दे सकती, कंसल्टेशन नहीं कर सकती अपने लोगों से, वो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? ये बड़ा एक वैलिड सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अवाम ये सवाल करते हैं कि देखें जी महंगाई भी है, लेकिन अगर आप उस वर्कर को टिकट नहीं दे सकते जिसने जान लड़ाई है इमरान खान के लिए, और ऐसे लोगों को ले आते हैं जो ना तो उस हल्के से हैं बल्कि इल्ज़ामात लगते हैं ये फलां का ATM है, उसका ATM है, तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है। और ये सिर्फ सेकंड फेज के लिए नहीं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए, बल्कि साल 1.5 में जनरल इलेक्शंस होने हैं। तो वहां पर अगर ये चीजें हो गई तो फिर तो PTI सोचे भी नहीं कि दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएगी, KP में या यहाँ पे। देखिए, असल में ऐसा है कि जो टिकट के लिए तो एक कमेटी होती है जो वो टिकटें देती है। जाहिर है चेयरमैन इमरान खान साहब तो किसी हल्के की या लोकल यूनियन काउंसिल लेवल पे तो ना उनको पता है, ना उनका ये काम है, ना वो, बल्कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी तो लोकल लेवल पे तो उनको भी नहीं पता होता। ये तो मुतलका जो कमेटी मेंबरान हैं या जो मुतलका पार्लियामेंटेरियन है उनको पता होता है कि मेरे इलाके में कौन सा जीत सकता है और कौन सा जो है वर्कर पुराना है। लेकिन सिर्फ पुराना होना भी जीत की बुनियाद नहीं है, वर्कर भी हो, पुराना हो या नया भी हो, लेकिन पार्टी के साथ एफिलिएट रहा हो, और साथ साथ नेकनामी भी बड़ी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसका एक वोट बैंक बड़ा सॉलिड है, जिसका वोट बैंक बड़ा सॉलिड है। अगर किसी हल्के में ऐसा मेंबर होगा ना जिसके पास बल्ले का निशान हो, लेकिन उसकी फेस का मतलब ये नहीं है कि बड़ा कोई खूबसूरत हो, उसकी आउटलुक जो है वो PTI की ना हो, मतलब खान साहब के जो नज़रिया है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, नेक नाम हो, करप्ट ना हो, लैंड माफिया ना हो, इस तरह का अगर कोई खुदा न खास्ता है तो उसको फिर तहरीक इंसाफ में होते हुए भी उसका वर्कर भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको पार्टी लीडरशिप देखती है। अब मैं ये तो नहीं सजेस्ट कर रहा कि कहीं किसी ऐसे बंदे को टिकट दिया गया होगा, लेकिन जितना कोई PTI के एक कोर वैल्यूज़ के नज़दीक आप टिकटें देते हैं तो उसके लिए फिर वर्कर और आवाम जो है वो जान लड़ाती है। और ये जो तहरीक इंसाफ है, बेसिकली आदिल भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वर्कर की जमात है, इसको वर्कर ने बनाया है। बाद में पार्लियामेंटेरियन टाइप लोग आए, उनको भी वेलकम है, बड़ी जमात है, सब ने आना था। 30 अक्टूबर तक इसमें कोई भी पार्लियामेंटेरियन या जो हल्के की सियासत करते हैं बड़े बड़े नाम वो नहीं थे। वर्कर ने इस जमात को एक मकाम तक पहुंचाया और 30 अक्टूबर का जलसा लाहौर में वर्कर ने किया था। तो ये अच्छा, उसमें देखें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्कर इस पार्टी को ज़्यादा ओन क्यों करता है। उसकी रीज़न आदिल भाई ये है कि बाकी जमातों में कॉन्सेप्ट ये है कि पार्लियामेंटेरियन आपको गाड़ी का खर्चा देता है, आपको दिन का खाना भी देता है, जेब में पैसे भी डाल देता है, जलसे पे लाता है, ले जाता है। मेरी जमात का वर्कर जो है वो अपना खाता है,
अपने घर से खुद निकलता है, उसके पास अपना झंडा अपने घर में होता है, वो MNA MPA के झंडे के इंतजार में नहीं होता, वो अपनी गाड़ियां खुद पैसे जमा करके वो जो है फ्लाइंग कोचेस करता है, या वो बस में बैठ के जलसगाह पे जाता है, वहां खाता है और वापस अपने घर में आता है। वो इमरान खान का वर्कर है, वो किसी पार्लियामेंटेरियन का वर्कर नहीं है। तो जब कोई गलत चीज होती है तो इस वजह से उसकी रिएक्शन भी ज्यादा आती है। ये एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान की सियासत में। मैं किसी बड़ी जमात पे कदगन नहीं लगा रहा, पीपल्स पार्टी या नून लीग पे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी जमात का वर्कर जो है वो किसी फाइनेंसर, फैसिलिटेटर या इन्वेस्टर के इंतजार में नहीं बैठा होता। मैं अमूमी बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ के वर्कर का जो रिएक्शन है, ठीक है, वो भी सख्त ही आएगा। मुझे ये बताइएगा, आपने जिस तरह के जवाबात दिए तो मुझे बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन एक सवाल, ये सारी डिस्कशन एक तरफ, लेकिन कुछ आपके अपने पीटीआई के लोग जो हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी उनमें, उन्होंने खुद मुझे कहा कि यार कुछ टिकट्स जो हैं उसमें शायद पैसों का इस्तेमाल भी, और उसमें पेशावर मेयर के टिकट की भी बात की जा रही है। मुबैना तौर पर गवर्नर साहब का और एक पेशावर के सूबाई वजीर का नाम लिया जा रहा है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या आप अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इन इल्जामात हारने की भी, लेकिन जहां जहां पैसों के इल्जामात लग रहे हैं उसकी भी मुकम्मल तहकीकात हो कि अगर इस्तेमाल हुआ है तो इन लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दे, पार्टी से निकाल देना चाहिए? देखिए, मेरे पास तो कोई ज़ाती तौर पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर होती भी तो मैं तो मीडिया पे पार्टी के इंटरनल मैटर्स डिस्कस करने वाला बंदा नहीं हूँ, और ना मैं मीडिया पे बैठ के खान साहब से अपील करूंगा। हमारे हफ्ते हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई मुलाकात हो ही जाती है कहीं ना किसी फोरम पे, तो वो तो हम उनको कह सकते हैं, ज़ाती हम उनको खुद भी बता सकते हैं, मैसेज फ़ोन भी कर सकते हैं, तो उसमें तो अपील वाली बात तो नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो ये जमात जिस पे अगर किसी का दिल कोड़ता है या तकलीफ़ पहुँचती है तो खान साहब को है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तिनका जोड़ के ये पार्टी बनाई है। और हम जैसे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं तो खैर इस जमात का एक वर्कर हूँ, मैं अपने आप को उस तरह से पार्लियामेंटेरियन तो नहीं कहता, क्योंकि मैं जब इस पार्टी में आया मैं गैर मशरूत आया हूँ और मैं टिकट के लिए नहीं आया, मैं एक तहरीक का हिस्सा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी को हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस ने भी नहीं बनाया। ये एक वर्कर इमरान खान का वर्कर है, और नॉर्मली आप किसी नून लीगी या पीपल्स पार्टी के, नून लीगी किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछें कि वो अपने हलके में वर्कर्स के कौन कौन से ज़ाती काम भी करते हैं, तब वो वर्कर को बनाते हैं। बदकिस्मती से ये भी हुआ है कि मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं, हमें जब इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ का वर्कर मिल गया, जिस पे हमने जान नहीं मारी उसको वर्कर बनाने के लिए, पार्टी में लाने के लिए, तो वंस इन अ व्हाइल यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये ऐसा नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। जो वर्कर है उसकी कदर करनी चाहिए, पहले मुझे, उसके बाद किसी और को। कि अगर एक तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो अपना खाता है, अपना लगाता है, इमरान खान के लिए झंडा खुद खरीदता है, खुद जलसे में जाता है, फिर वापस आता है, कैंप भी खुद लगाता है, इलेक्शन वाले दिन अपना खाना अपना देग भी खुद लेके आता है। अक्सरियत मेरे हल्के में ऐसा है। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं करोड़ लगते हैं, मैं एक और भी आपको मजेदार बात बताऊं, अगर आपके पास टीम है, वर्कर है, मेरे 2013 में कोई 14 साढ़े 14 लाख लगे और 2018 में 20 लाख के अंदर लगे। वर्कर की बरकत से और खान साहब की बरकत से अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों को जो है वो देता है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि इससे बदल नहीं होना चाहिए, कोई शिकस्त फाश भी नहीं है, लेकिन बहुत सी सीटें हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, सारी सीटें हार गए, लेकिन हमें इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। हम अपनी होम वर्किंग करेंगे और अपनी गलतियां ठीक करेंगे, और जो हमें मसले मसाइल हैं उसको निकाल के इंशाल्लाह सेकंड फेज में केपी में, और उसके बाद जो है पंजाब में वील शो बेस्ट रिजल्ट इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह। मैं आपको ये थैंक यू जानेगा साजीन। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सरदार यार मोहम्मद रिन, जो कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के इमरान खान के सीनियर तरीन साथियों में से हैं, बलूचिस्तान के सूबाई सदर रहे हैं, पार्लिमानी लीडर और बड़े सीनियर पाकिस्तान के जो हैं मंझे हुए सियासतदान हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये हो रहा क्या है लेफ्ट राइट, क्या महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही है, केपी में क्या हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक अगर बलूचिस्तान में कल लोकल बॉडीज़ होते हैं तो तहरीक इंसाफ के साथ वही होगा जो केपी में हुआ। वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राजीन। इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि जाम कमाल की छुट्टी कराने वाले अब्दुल कुद्दूस बुजुंजर के खिलाफ अब नया महाज बनने लगा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी जमात, खुद बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ शदीद नाराज़ हैं। अब्दुल कुद्दूस बुजुंजर को अपना मनसब संभाले 2 माह भी पूरे नहीं हुए कि उन्हें एक के बाद एक मुश्किल ने आ घेरा है। पहले गवादर में होने वाले तारीखी और तवील एहतजाज के दौरान
वज़ीर आला कुदूस बुज़िंजो की हुकूमत को चैलेंज का सामना करना पड़ा और मकामी लोगों ने खुलकर हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। 16 मुतालबात बलूचिस्तान हुकूमत ये बता रही है कि मान लिए गए हैं। अगर मान लिए गए हैं तो फिर धरना क्यों खत्म नहीं कर देते आप? ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत जो है ना गलत बयानी कर रही है। अच्छा, 16 मुतालबात बिल्कुल नहीं ये अमल दरामद हुआ। ये गलत बयानी इस तरह है कि जो 16 मुतालबात को हुकूमत बलूचिस्तान कह रही कि हमने अमल दरामद किया है, उसका तरीका ये है कि हम कमेटी बना रहे हैं, मुतालिका फॉर्म को भेजेंगे, सर्कुलर लिखेंगे, लेटर जारी करेंगे। उसके ये जुमले हैं जो उन्होंने हमें बताया किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं। भाई अब नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में जारी यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और हड़ताल को भी 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। सूबे के सरकारी अस्पताल की OPDs और उसके अलावा इंडोर सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि यंग डॉक्टर्स अपने गिरफ्तार साथी डॉक्टर्स की रिहाई के लिए 1 माह से सिविल हॉस्पिटल में एहतजाजी कैंप लगाए बैठे, जहां एक तरफ कुदूस बुज़िंजो सियासी और इंतजामी परेशानियों में घिरे हुए हैं, वहीं साबिक वज़ीर आला जाम कमाल तवातुर से कुदूस बुज़िंजो की बतौर वज़ीर आला सलाहियत पर आए रोज सवाल उठा रहे हैं। जाम कमाल के बकौल नई हुकूमत के आते ही बलूचिस्तान में एहतजाज और हड़तालों का जो सिलसिला चल पड़ा है वो यकीनी तौर पर हुकूमत की नाकामी की जानिब इशारा कर रहा है। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद भी नई हुकूमत के पहले दिन से वो उनसे शदीद नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या बलूचिस्तान एक बार फिर तब्दीली का शिकार हो सकता है, यानी एक और तब्दीली का शिकार हो सकता है? बात करेंगे तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हम मौजूद हैं। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला तो आप मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान पे आते हैं, KP में जो तहरीक इंसाफ को मार पड़ी उसकी एक बड़ी वजह तो महंगाई जो है वो आप मुझसे एग्री भी करेंगे, लेकिन अगर बलूचिस्तान में भी लोकल बॉडीज हो जाते हैं तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अदल साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त KPK की सूबाई अपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की, ये गैर मुतवक्का था, मगर नवश्ता दीवार था कि ये होगा। अब उसके 2 वजूहात हैं। एक तो खान साहब का कहना ये है कि गलत उम्मीदवारों का इंतखाब, ठीक, गलत लोगों को टिकट दी गई, और उनके वज़रा उनके रुफ़का ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से अवाम ने ये सख्त रिएक्शन दिया है हमारे ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में दोनों वजूहात हैं, सिर्फ एक वजूहात नहीं है। खान साहब भी अपनी जगह पे सच कह रहे हैं और उनके जो रुफ़का हैं वो भी अपनी जगह पे सच कह रहे हैं। खान साहब से मैं ये पूछूंगा कि 3 साल तक जो लोग थे, क्योंकि खान साहब की इब्तिदा पहली हुकूमत सूबाई हुकूमत जो हमें मिली वो वहीं KPK में मिली, और फिर वहाँ खान साहब ने ज़्यादा टाइम भी दिया, और जब से 3 साल से प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने ये देखा है कि उनके नज़दीकी जितने लोग हैं उनका तकरीबन सबका ताल्लुक़ जो है वो KPK से है। ठीक, उसके बावजूद क्यों इतनी एक पुरानी पार्टी हो के उसके ग्रास रूट पे उसके ताल्लुकात हैं, उसके रूट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तंजीमें, क्यों फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने खान साहब से गलत लोगों का इंतखाब करवाया? और शिकस्त भी रिंद साहब, एक तो शिकस्त आम शिकस्त हो, बड़ी इबरतनाक शिकस्त कि आप पेशावर की मेयरशिप हार जाएं, कोहाट की हार जाएं, मर्दान से मुकम्मल वाइप आउट हो जाए पार्टी, सवाबी में आप हार जाएं, नौशहरा में तहसीलें हार चुके हैं, चारसदा में हार चुके हैं। तो ये इट्स मोर टू डू विद जो इनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है मेरे ख्याल में। देखिए, सारी चीज़ें जब एंड ऑफ द डे होता है, आपको 4 साल या 5 साल है पाकिस्तान के अंदर, पूरे 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो लोग फिर आपकी कारकर्दगी को देखते हैं, आपकी कमिटमेंट्स को देखते हैं कि आपने लोगों के साथ जो कमिटमेंट की, लोगों के साथ जो वायदे आपने किए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने डिलीवरी क्या की, आपने लोगों को क्या दिया। और वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर तो इसमें सिर्फ नहीं होता है, टीम भी होती है, ठीक है, वो पार्टी लीडर होता है, चेयरमैन होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, मगर उसके साथ डिपेंड करता है उसकी पूरी टीम के ऊपर। और मुझे तो 7 साल हुए PTI में आए हुए, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हम एक पार्टी नहीं बन सके। एक पार्टी का तो यही होता है कि जैसे घर का माहौल होता है। और आप एग्री करेंगे कि पार्टी भी नहीं हो सकी और टीम भी नहीं बन पाई अभी तक?
खान साहब ने हमेशा वायदा किया था कि मैं एक बेहतर टीम का इंतखाब करूँगा और उनको लाऊंगा, उनकी परफॉर्मेंस होगी। मैं समझता हूँ कि इस शिकस्त में खान साहब का अमल दखल कम और उनके रुफ़का का ज़्यादा है, टीम का ज़्यादा। अगर वो टीम सही होती और टीम मिल के काम करती तो 3 साल का टेनवर आपस में बैठे हैं आदिल साहब, बहुत बड़ा टेनवर होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। मैंने अपनी 9 हुकूमतें तो अपनी आंखों के सामने आते और जाते देखी हैं, तो बहुत बड़ा हमें टाइम भी मिला, हमें हर तरह से सपोर्ट भी मिली, हमारे लिए कोई मुश्किलात भी पैदा नहीं हुई जो हमने पिछली गवर्नमेंटों में देखते थे कि इदारे और इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी चीज़ें एक तरफ होती थी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती थी। ऐसे हालात भी हमारे नहीं थे, मगर बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ों ने इस शिकस्त का जिम्मेदार मैं 2 चीज़ों को ठहराता हूँ। एक तो कोरोना, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके वसाइल जो है मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को उनके ऊपर इस्तेमाल करने पड़े। फिर दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से जो एक लहर आई हुई है महंगाई की, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई हुई है। ठीक है, इसको भी काउंटर करने में खान साहब को अपने बहुत सारे वसाइल ज़ाय करने पड़े, लगाने पड़े, लोगों को देने पड़े। ठीक, तो ये जो महंगाई है, और हकीकत ये है कि अब हम जहाँ भी जाते हैं तो किसी और चीज़ का जिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई का जिक्र होता है। ठीक, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, थैंक यू। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सरदार यार मोहम्मद रिंद से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने जो बातें की वो लग रहा है कि बिल्कुल अवाम की नब्ज़ पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, और इस वक्त जो अवाम सोच रहे हैं वही स्टूडियो में बैठ के रिंद साहब हमें बता रहे हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि अगर ये लोकल बॉडीज बलूचिस्तान में होते हैं तो कैसे परफॉर्म करेगी तहरीक इंसाफ? ये तो खान साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ये तंजीम साजी की है, मैं वजाहत कर दूं कि मैं इस वक्त पार्टी का सदर नहीं हूं, क्योंकि पार्टी को उन्होंने 4 रीजन में तकसीम कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो रीजनल सदूर है और मैं सूबाई सदर था उस वक्त तक, जब तक ये इलेक्शन हुए, ये रिजल्ट आए, ये मेरी मौजूदगी में आए। सही। अब उन्होंने रीजन्स के अंदर तकसीम कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में आने वाले वक्त में, अब जो इसका सवाल का जवाब तो खान साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने ये जिम्मेदारी मेरे से लेके दूसरे लोगों में तकसीम की हुई है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, वो इसका बेहतर सवाल जवाब दे सकते हैं। और जो अभी उन्होंने नहीं, लेकिन आपको नज़र क्या आ रहा है, आप जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में? मुझे वहाँ पे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, पीटीआई का कोई वहाँ किरदार नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मुस्तकबिल आपका नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों ने जाम कमाल को हटा के अपने जो कुदूस बुजिंजो हैं वो आ गए। अभी इस वक्त बलूचिस्तान में तरक्याती गैर तरक्याती काम बंद हैं, बाप पार्टी वाले नाराज़ हैं, तहरीक इंसाफ वहाँ पे नाराज़ है, 3 ठेकेदारों के अमल दखल की बात हो रही है। ये कि बन क्या गया, खिचड़ी बन गई है बलूचिस्तान? आदिल साहब, आप अगर उठा के बलूचिस्तान देखते होंगे नेचुरली, तो जब उनका ओथ हुआ था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो इसमें असम्बली के अंदर मुझे एज अ पार्लियामानी लीडर मौका दिया गया था। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा कुदूस साहब, जिस दिन से आपने ओथ उठाई है, 2 दिन हुए, 48 घंटे भी नहीं गुजरे, मैं उन लोगों को आपके करीब देख रहा हूँ जो इससे पहले हुकूमतों के लिए हमेशा जब भी कोई पावर में लोग आते हैं वो उसी पावर कॉर्नर्स के अंदर चले जाते हैं। आज भी आपके साथ वही लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इनसे एहतियात नहीं बरती, जाम साहब ने तो अपने 3 साल पूरे किए, कुदूस साहब आपके 3 महीने भी पूरे नहीं होंगे। मुझे तो, मैंने उस वक्त तो ये बात एक तो आपको कोई एक और तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं यकीनी तौर पे? अच्छा। कुदूस साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस किस्म की सूरत हाल है जो मुझे 2 साल या 18 महीने चलते हुए कुदूस साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, साथ में ये बताइएगा कि जो ये जो 3 ठेकेदारों वाला मामला है कि इनकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हुई और उनका अमल दखल बड़ा ज़्यादा है, ये इसमें कोई हकीकत है? अदल साहब, एक बात बताऊँ, इस वक्त मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, इंशाल्लाह मैं आप ही के प्रोग्राम में आके बताऊँगा कि यहाँ चंद लोग एक
दो बलूचिस्तान के ऐसे नाम नेहाद जो अपने टाउन कमेटी का काउंसलर का इलेक्शन भी हार के यहाँ आए हैं, वो यहाँ बैठ के बलूचिस्तान के वारिस होने का या बलूचिस्तान की मेकिंग और ब्रेकिंग का दावेदार होके बैठे हुए हैं। और उन्होंने ऐसा यहाँ एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि वो बलूचिस्तान के अंदर उनका कोई बहुत बड़ा किरदार है। अब उनके साथ साथ एक 3 ठेकेदार भी हैं जो आप देखें जो इस वक्त पैसे लगा के सेनेट में भी आए हैं। और 70 करोड़ रुपए की भी बात चली थी जब सेनेट में मेरे बेटे को विड्रॉ किया गया था, मुझे पार्टी ने सपोर्ट नहीं की और कुछ ऐसी चीज़ें उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि मजबूरन मुझे अपने बेटे को विड्रॉ करना पड़ा। आज वही 3 कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ठेकेदार हैं और वो एक सियासी शख्सियत हैं। अब हमें उस हद तक तो मजबूर न किया जाए कि हम बैठ के मजबूरन उनकी सारी जो पोजीशन है, जो उनकी सूरत हाल है और जो उनका अमल दखल है बलूचिस्तान की सियासत में, जिस तरह वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जिस तरह बना रहे हैं, तो क्या तो ये इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स बलूचिस्तान की हुकूमत चला रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। इस वक्त वो एक शख्स सियासी एक ओहदे पे यहाँ बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, वो और 3 कॉन्ट्रैक्टर की हुकूमत है। कुदूस मिज़न जो एक पपेट है, ठीक है, कुदूस का वहाँ कोई अमल दखल नहीं है। हम कोशिश करेंगे एक मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जो आपने कहा वर्जन लें कुदूस बुज़िंजो से कि जो क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर वो जिस तरह आपने कहा कि 3 कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहे हैं तो ये बड़ा एक सीरियस उसका ये नहीं है। अभी ये 100 डैम्स एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना हुआ है और जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, जिस तरह लोगों से जिस नहज पे हो रही हैं और जिस करप्ट लोगों को उठा के जिनके OSD बने हुए थे, जो जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम थे, उनको बहुत अहम ओहदे दिए जा रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है। तो देखिए अब मैं कोई उसमें जो यहाँ पे डील्स हुई हैं, जो वहाँ किस्से चल रहे हैं, मैं उसका एक हिस्से तो नहीं था, मैं उसमें शामिल तो नहीं था, मगर जो कुछ हो रही हैं उसके जो एविडेंस आ रहे हैं, उसकी जो सूरत हाल बलूचिस्तान में बनती जा रही है, उससे लग रहा है कि इसमें हकीकत में कहते दाल में कहीं काला जरूर है। ठीक है। अच्छा, मुझे रिन साहब आखिर में हमारे पास टाइम कम रह गया, 2023 के इंतखाबात में लड़ेंगे इंतखाबात और PTI से लड़ेंगे? देखें, अगर PTI ने मुझे टिकट दी और PTI ने अभी तो अगर मुझे इस काबिल समझा कि मुझे PTI के टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ूं तो शायद फिर मैं उस वक्त सोचूंगा। बहरहाल इलेक्शन तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। ये इलेक्शन मेरा अल्लाह ना करे कि आखिरी हो। इससे पहले मैं 9 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। ठीक। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर मैं बैठा हूँ तो अपने वोटर्स की वजह से, अपने लोगों की एतमाद की वजह से। लेकिन अगर आपको लगे जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, अगर आइंदा साल भी ऐसे ही रही, सर हम देखेंगे ना, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल हमें पिक्चर से बिल्कुल मैं आउट हूँ। अच्छा। इस वक्त ना हमसे सुना जाता है, ना हमसे पूछा जाता है, ना हमारी कोई अहमियत है वहाँ पे। ठीक है। एक चंद लोग जो शायद इंशाल्लाह अभी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आएंगे तो वो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त बलूचिस्तान के करता धरता वही है, जो कुछ सारा कुछ यहाँ पे और रिजल्ट सरदार यार मोहम्मद रिन साहब कुछ अच्छे आते नहीं देख रहे, अगर बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ भी हों। वक्त हुए चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद कमर जमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत में डील की हवाएं जोरों से चल रही हैं। इसी दौरान साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के एक अहम बयान ने इन हवाओं में शिद्दत पैदा कर दी है। 2 रोज पहले पुख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के नताइज में पीपल्स पार्टी की खातिर ख्वाह कामयाबी समेटने में नाकामी के बाद जरदारी साहब का ये बयान था। फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। जरदारी साहब के बकौल उन्होंने फार्मूला बनाने की ऑफर करने वालों को साफ साफ कह दिया कि अब मौजूदा हुकूमत की छुट्टी करो फिर बात होगी। लेकिन जरदारी साहब ने यह नहीं बताया कि उन्हें यह ऑफर किसने की, कब की। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्हें एक सीनियर दिफाई सोर्स ने यह बताया कि आसिफ जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिन्होंने उनसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। द न्यूज़ से बात करते हुए इसी सीनियर दिफाई जरिए ने सोर्स ने अफसोस का
इज़हार किया कि हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज से बयानात दिए जाते हैं, डील के इशारे दिए जाते हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट और गैर जिम्मेदाराना बात है। अब सवाल यह है कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी में से कोई क्या ये बताएगा, जवाब देगा कि उन्हें नया फार्मूला बनाने की ऑफर किसने की। दूसरी जानिब सबसे पहले मतलब कुछ देर पहले खबर सामने आई कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राब्ते भी हुए। मेरी बात हुई नून लीग के एक अहम और सीनियर तरीन रहनुमाओं में से उनसे, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसी कोई कंक्रीट बात जो है वो नहीं है, लेकिन आगे चल के ये हो भी सकता है। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे मौजूद हैं। कायरा साहब, जरदारी साहब ने जो बयान दिया उसको देकर बड़ी बातें हो रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके साथ रब्ता हुआ। अंसार अब्बासी साहब ने एक सीनियर दिफाई ऑफिशियल को कोट करके कहा है कि जी ये जरदारी साहब बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑफर किसने दी, उन्हें नाम लेना चाहिए। ये ना बड़ी संजीदा बात है, लेकिन मैंने कल भी ट्राई की, लेकिन आज भी इत्तेफाक से मैं नहीं कर सका रब्ता उनसे, वो इंटीरियर में थे। तो ये बात तो उनसे बात करके ही की जा सकती है कि उन्होंने किस रेफरेंस में या किस बैकग्राउंड के साथ बात की है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने भी कोई रेफरेंस कोट किया है कि उन्हें किसी आला दिफाई ओहदेदार ने ये बात कही है कि वो जरदारी साहब से पूछे। तो मेरे ख्याल है पहले तो वो अंसार अब्बासी साहब उस आला जरिए का खुद ही नाम बता दे, वो दूसरों से तो पूछ रहे हैं, खुद अपने आप को सीक्रेट रख रहे हैं, खुद ही नाम बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें अपने आप वाज़ा होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी गुजारिश यह है कि मैं उनसे बात करने के बाद ही आपसे इस पे कोई तफसील से बात कायरा साहब, अंसार अब्बासी ने तो उस जरदारी साहब के बयान के जवाब में एक स्टोरी की है, अपना उन्होंने नाम मेंशन नहीं कर सकते, सोर्स बता नहीं सकते, लेकिन जरदारी साहब जो है वो उन्हें खुद बताना चाहिए उनको कि यार किसने राब्ता किया। अभी तो वो भी पूछ रहे हैं कि किसने राब्ता किया, आप नाम बताएं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पहले अंसार अब्बासी साहब ये फरमा दें कि उन्हें किसने कहा कि अगर ये किसी आला जरिए से सोर्स से खबर आई है तो उन्होंने पूछना होता, तो वो तो डायरेक्टली उनके पास अपने सोर्सेज भी है, वो खुद अपने तय भी सवाल करा सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे इस इशू के ऊपर मजीद गुफ्तगू तभी कर पाता हूँ ठीक अगर मैं जरदारी साहब से इसकी बैकग्राउंड का इल्म ले सकता। मेरी अभी उनसे बात हुई। चले इस पर बात कर लेते हैं। जो जरदारी साहब ने कहा कि तजुर्बात करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब आलम यह है कि वो कह रहे हैं कि आकर मदद कर दें, कोई फार्मूला बता दें। लेकिन साथ ही इस बयान पर एक बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि क्योंकि पुख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज़ में पीपल्स पार्टी जिस तरह हारी उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और उन लोगों ने शायद डिलीवर नहीं किया जिन्होंने आपसे वादे किए थे, और शायद डील उनकी नून लीग और JUI से हो गई है, इसीलिए जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं। देखिए, किसी इलेक्शन के अंदर वहां की परफॉर्मेंस को इस तरह गेज करना शायद ये मुनासिब जरिया नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वहां हैंडसम वोट लिया है। पेशावर शहर में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर जीते हैं, हुकूमत की तरफ से तो जो हुकूमत का हाल हुआ है, जिनका वो मेजर फील्ड था, ग्राउंड था, घर था PTI का, वहां उनका तो जो हाल हुआ है वो हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तालिबान की उभरती हुई सूरत हाल से मुस्लिम और बाकी जमातों की जो उनको हमायत हासिल थी, वहाँ पश्तून नेशनलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जो हमायत हासिल थी, बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं और उनकी जमात के वहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ भी है। उनको वहाँ वोट मिल जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम इसको कहें कि ये कोई फौज के जरिए एक डील की बातें हो रही है, बिल्कुल नहीं। मैं तो कम से कम इस बात का कायल नहीं हूँ। हाँ, पीपल्स पार्टी ने वहां पे सीट्स नहीं निकली, ये बात बिल्कुल अपनी जगह समझने वाली है। लेकिन अब सेकंड फेज में इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट के अब जो एरियाज में इलेक्शन आएगा उन एरियाज में पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वहां से सीटें भी लेगी। अच्छा, जरदारी साहब ने यह भी कहा कि पहले उनको हटाएं फिर हम बात करेंगे, मतलब लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस किस्म की सियासत की मुखालिफ रही है। जरदारी साहब क्यों ये कह रहे हैं उनको हटाएं, वो कैसे हटाएं हुकूमत को? मैंने पहले गुजारिश की ना थी कि उनसे बात किए बगैर मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात किस पर्सपेक्टिव में कही है। जब तक उनकी बात के ऊपर तबसरा तो मेरा करना तब भी मुनासिब होगा जब मैं उनसे बात कर पाऊं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, जब PDM में थे, PDM इकट्ठा था उस वक्त भी, और उसके बाद भी जब हम असेंबलियों के अंदर इकट्ठे हैं और हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की क़यादत में है, तो हमारी ये मुसलसल कोशिश है
कि हम अपने दोस्तों को कायल करें, जिस तरह हमने उनको बाई इलेक्शंस पे कायल किया और कामयाबी मिली, जिस तरह सेनेट पे कायल किया और कामयाबी मिली, कि हम अदम एतमाद करके इनको हटाएं। एक नया इलेक्शन जरूरी है, एक अदम एतमाद के जरिए से हुकूमत को चलता करे जो एन जमहूरी रंग है, और उसके बाद सब जमातों की, सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी कवानीन के अंदर जरूरी तरामीम की जाए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके, और फिर असेंबलीज डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की दागबेट डाली जाए। यही वे फॉरवर्ड है। पहले हमारे दोस्त नहीं मान रहे थे, आजकल इस पे ऊपर बहरहाल बहस शुरू हो गई है। तो ये एक वे फॉरवर्ड है जो पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही, आज भी कह रही है। चले, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।